नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनका क्वेश्चन सब के साथ सॉल्व किए। हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आज की क्लास में सॉल्व करते हैं। देखते हैं आज की पहली एक्सरसाइज क्या है। आज की पहली एक्सरसाइज हमें दी हुई है x प्लस ए की घात 2 डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू एक्स। अब ऐसी अवकल समीकरण दी हुई हो तो हमने लास्ट क्लास में जो मेथड पढ़ा था उसमें क्या कि हमें प्रतिस्थापन क्या लगाना होगा, माना जो भी यहाँ दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ यहाँ पे, उसे क्या मानेंगे हम, ये x प्लस ए ये दिया हुआ है ना, x प्लस ए को क्या मानेंगे ए की घात z, और इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं z इक्वल टू लॉग x प्लस ए। जब इसे ये मानेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस 1 ये y, जहां पे d क्या है d बाई डी जेड। अब इसी प्रकार dy बाई डी एक्स के लिए क्या होगा, dy होगा, और इसे समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण 2 दे दो। अब समीकरण 2 से मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पे x प्लस ए का स्क्वायर भी होता है, ये यहाँ पे इसका मान क्या होगा डी माइनस 1 वाई, और इसका x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई यहाँ पे। तो ये मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखते हैं, देखें क्या आता है। यहाँ आया डी माइनस 1 माइनस 4 डी प्लस, यहाँ पे 6 है, 6 और सारे से कॉमन था y, तो y मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, इक्वल टू x प्लस ए इक्वल टू क्या था हमारे पास e की घात z था ना, और यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, देखो x बराबर e की घात z माइनस ए, यही होगा नहीं होगा, ऐसा ही हुआ। अब ये अवकल समीकरण है, ये अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण हो गई, और अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं ये हमें अभी तक अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो देखे इसे डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y इक्वल टू ए की घात z माइनस ए। यहाँ पे इस समीकरण को समीकरण नंबर 3 दे दो। समीकरण 3 की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d की जगह m रखेंगे, ये एफ डी है ना, और ये q है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी की जगह m रखते हैं एफ डी में, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये एम स्क्वायर माइनस
5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा नहीं आएगा। और m के क्या क्या मान आए यहां से, m बराबर 2 और m बराबर 3। अतः CF क्या आएगा, C1 e की घात 2z। क्यों z, क्यों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था d वाला वहां पे स्वतंत्र चर z है, हमने x को परिवर्तित कर दिया था z में, इसलिए प्लस C2 e की घात 3z। अब हमें पता है e की घात z बराबर क्या है, x प्लस a। रखो मान, देखें यहाँ पे e की घात z का C1 x प्लस a का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस C2 x प्लस a की घात 3, जहाँ C1 C2 क्या होते हैं, स्वैच अचर होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, PI। तो PI बराबर क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू होता है 1/FD। क्यों, हमारे पास FD क्या है, d माइनस 2 d माइनस 3, यही था। और Q क्या है, e की घात z माइनस a। अब देखो यहां पे है e की घात z, यानी a का मान क्या है इसके लिए 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये 0 नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं इसके लिए फिर। तो ये e की घात z यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस a। यहाँ पे e की घात 0 है, इसके साथ e की घात 0 का मान तो 1 होता है ना, तो d का मान क्या रखेंगे, 0 0। जब 0 रखेंगे तो क्या आया, -2 -3। देखो यहाँ पे -1 और यहाँ -2, तो कितना हुआ, प्लस का 2 हुआ ना, e की घात z डिवाइड बाई प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, तो a डिवाइड बाई 6। और इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1/6 कॉमन ले लें दोनों में से बाहर, तो यहाँ क्या हुआ, 3 e की घात z माइनस a, यही होता है। अब e की घात z का मान क्या है, x प्लस a है ना, रखो x प्लस a वहां पे। तीन एक्स प्लस 2a, ये हमारा क्या आया, PI आया। अतः व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल होता है y इक्वल टू CF प्लस PI, यही होता है ना। यहां पे CF तो ये आया, इसे समीकरण नंबर 4 दे दो और PI को समीकरण नंबर 5 दे दो। समीकरण 4 व 5 से जब मान रखेंगे तो हमारा व्यापक हल आ जाएगा। तो y इक्वल टू C1 x प्लस a का स्क्वायर प्लस C2 x प्लस a की घात 3 प्लस PI 1/6 3x प्लस 2a, जहां C1 C2 क्या है, स्वैच अचर। C1 C2 स्वैच अचर हैं। यहां पे देखो, अब
हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज ये दी हुई है 3x + 2 का स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पे जो d है ना, ये d क्या है, d/dx है, यहाँ वाला, प्लस 3 ब्रैकेट्स में 3 + 2 ब्रैकेट बंद d - 36y इक्वल टू 3x² + 4x + 1। ये अवकल समीकरण दी हुई है। अब यहाँ पे ये समघात रैखिक अवकल समीकरण है, इसे हम अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे इनके साथ जो x के गुणांक हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। उन्हें हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन लगाते हैं। तो हम प्रतिस्थापन लगाते हैं, माना 3x + 2 इक्वल टू क्या लगाएं, e⁻z, या और z इक्वल टू 3x, z इक्वल टू log 3x + 2 ये लगाएं। अब यहाँ पे ये प्रतिस्थापन लगाएंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने इसका व्यापक रूप कैसे सोल्व करते हैं वो देखा था, तो वहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे जैसे वो था ax + b² d²y/dx², ऐसा था। तो उसके बराबर में क्या आया था, a² d और d-1, ऐसा आया था ना। जहाँ पे हमने क्या लिया था, ax + b को क्या लिया था, e⁻z, यानी कि यहाँ पे ax + b उसका ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो यहाँ भी a² आएगा। इसी प्रकार इसके लिए क्या आएगा, जो है ना यहाँ पे 3x + 2² d²y/dx², तो इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे इसके अंदर a की जगह क्या है, यहाँ पे 3 और स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, और वही d, ये d इसे d' से प्रदर्शित कर देते हैं क्योंकि d वहाँ पे दिया हुआ है, d-1 d1 लिख देते हैं। और ये y, यहाँ पे ये d1 है ना, वो क्या है, d/dz, और d क्या है यहाँ पे, d/dx, दोनों अलग अलग हैं। अब ये आया। इसी प्रकार इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे घात 1 है, इसके लिए यहाँ पे घात 1 है तो 3 की घात 1 और वही d1y। मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए लिखा था मैंने। d1 = d/dz है। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो, इसे समीकरण 2 दे दो। अब समीकरण 2 से मान 1 में रखते हैं, परिवर्तित समीकरण। देखो परिवर्तित समीकरण क्या है, यहां पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 d1 - d1 ब्रैकेट में d - d1, यहां पे ये 9 d1 d1 - 1, यहां पे देखो 3 पहले से ही है, फिर 3 एक और आ गया, तो 3 और 3, 3 से 3 मल्टीप्लाई 9 d1 -
और -36 और बाहर क्या है y। अब देखो यहां पे 3x² + 4x + 1 है। x बराबर यहां से रखेंगे हम 3x + 2 = e⁻z है ना। तो x बराबर क्या रखेंगे हम e⁻z - 2 / 3 यहाँ पे रख के देखो क्या आता है। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 3 और ये e⁻z - 2 / 3 का स्क्वायर प्लस 4 e⁻z - 2 / 3 + 1। अब देखो यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 से 3 से 3 कट गया तो 1/3 आया, नहीं आया। और यहाँ पे e⁻z - 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1/3 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो यहाँ पे आया 4 e⁻z 2, ऐसे आया, नहीं आया। और इसके बाहर +1। जब इसे कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। ये सारा का सारा जो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ ये सब रफ वर्क में सोल्व करना है आपको एग्जाम में। ये हो गया e⁻2z - 4 e⁻z + 4, यहाँ पे हो गया -8 और ये लास्ट में +1। अब देखो यहाँ पे ये e⁻2z और यहाँ पे भी 4 e⁻z, ये दोनों कैंसिल हो गए और इसका +4 था इसे इस वाले का, +4 e⁻z -8 ये और उसके बाद में +1। देखो इससे ये कैंसिल हो गया और ये 4 है ही सही। 4 - 8 कितना हुआ -4 और यहाँ आया e⁻2z - 4 1/3 +1, ये e⁻2z -4 + 3 / 3, तो क्या बचेगा e⁻2 - 1 / 3। तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ e⁻2z - 1 / 3। तो ये सारा रफ वर्क था, मैंने सिर्फ समझाने के लिए सॉल्व किया यहाँ पे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे, इसे हटा देते हैं चलो। अब देखो यहाँ पे भी ये हो गया 9d² d1 ये हुआ +9d1 36, ऐसा कुछ ही हुआ ना। और ये y बाहर है, ये 9 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 9d1² - 9d1 प्लस के 9d1 ये कैंसिल हो गया ना, -36 y। अब यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है दोनों में से, नाइन कॉमन आ रहा है तो ये d1 का स्क्वायर -4 बचेगा यहाँ पे 36 में से। ये y = 1/3
e की घात 2z माइनस 1। अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 को यहाँ ला सकते हैं, इस तरफ ले आओ, देखें। ये 27 हो गया e की घात 2z माइनस 1, ये हुआ। अब हमारी अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण ये आई नहीं आई, इसे समीकरण नंबर 3 दे दो आप। अब समीकरण 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो m के क्या मान आए? प्लस माइनस +2 और -2। अब इसके लिए हम CF लिख सकते हैं जहां पे m के भिन्न भिन्न मान हो और वास्तविक हो, अतः CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा समीकरण 3 के लिए? C1 e की घात 2z, यही होगा नहीं होगा? प्लस C2 e की घात माइनस 2z, और यहाँ पे e की घात z क्या है? 3x + 2, यही था या नहीं था? देखो लास्ट स्लाइड में। थ्री एक्स + 2 ही था ना। तो यहाँ पे हम e की घात z के मान रख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हो गया 3x + 2 का स्क्वायर प्लस C2 ये आया, जहां C1 और C2 क्या है? स्वेच्छ अचर है। अब इसके लिए PI निकालते हैं। अब समीकरण 3 के लिए जब PI निकालेंगे, FD क्या है समीकरण 3 के लिए? वही देखें, देखो ये है d1² - 4 और Q क्या है? देखो यहाँ पे ये तो FD वाला पार्ट हुआ और ये Q वाला पार्ट हुआ। 1/27 e की घात 2z माइनस 1। अब देखो 1/27 कांस्टेंट है, ये आगे जा सकता है। अब आगे जा सकता है और यहाँ पे हैं d1 + 2 और d1 - 2 और e की घात 2z माइनस 1। अब e की घात 2z है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे तो 4 ले लेंगे और यहाँ पे 0 आ रहा है, उसकी घात कितनी है? 1। अब उसकी घात 1 है तो ऊपर भी z आएगा और z की घात 1 होगी, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1। हमें पता है, हम कई बार लिख चुके हैं ऐसी। -1, तो यहाँ पे d का मान 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा?
2 प्लस का और -2 यानी -4, यही आएगा ना। ये कैसे लिखते थे मैं बता देता हूं एक बार। ऐसे दिया हो और क्यू ए का मान नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये क्या होगा, ये यही होगा ना। फाई की जगह तो हम क्या रखेंगे, डी की जगह फाई वाले फंक्शन में ए रखेंगे, और डी माइनस ए है तो फैक्टोरियल आर, क्योंकि इसकी घात आर है, और यहाँ पे भी उस एक्स की घात आर और ई की घात ए एक्स, ऐसा ही लिखते थे ना स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड क्लास में, जब हम अचरक गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण पढ़ रहे थे, वहां पे डिस्कस किया था ये चीजें, तो याद रखना होता है ये हर बार। अब देखो यहाँ पे क्या आया, देखें यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी प्लस का 4, दोनों को बाहर ले सकते हैं। 27 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ हो गया जेड ई की घात 2z माइनस माइनस प्लस, तो +1। 27 से जब 4 गुणा करेंगे तो क्या आया, 108 आया, और z बराबर क्या है, z बराबर यही था ना, log 3x + 2। तो z का मान हम रख सकते हैं log 3x + 2, और e की घात z का मान भी हम रख सकते हैं। रखो देखें, इससे समीकरण नंबर 4 दे दो, जो हमारा CF निकल के आया था, और ये PI को हम क्या दे सकते हैं, समीकरण नंबर 5। अतः व्यापक हल क्या होता है, y = CF + PI होता है ना, और समीकरण 4 वो 5 से CF और PI दोनों के मान रखते हैं। तो समीकरण 4 में देखो, देखें CF का मान क्या आया था, ये आया था +PI, PI का मान समीकरण 5 में देखो यही है ना, जहां C1 C2 क्या है, स्वैच अचर। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।